हाय फ्रेंड, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। सिमिलरिटी सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ रहे थे। तो पॉलीगन का सिमिलरिटी के लिए कंडीशन देखे थे कि सिमिलरिटी कहेगा मतलब कंपेयर कर रहा है दो सेम फिगर में। जैसे सेम फिगर कहने का मतलब अगर वो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होगा। इसी तरह से हम लोग पॉलीगन का सिमिलरिटी का दो कंडीशन देखे थे। एक कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था जो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन था उसका दोनों का कोरस्पोंडिंग साइड। जैसे सपोज करो कि एक ये स्क्वायर है और एक ए स्क्वायर है, इसमें शेप दोनों सेम होना चाहिए। साइज से मतलब नहीं है, साइज से वहां पे मतलब है कि दोनों का कोरस्पोंडिंग साइड का, इसका और इसका रेशियो सारे साइड का सेम होना चाहिए, और कोरस्पोंडिंग एंगल भी सब इक्वल होना चाहिए। तो ये हम पॉलीगन का पढ़े थे। अब पॉलीगन में बहुत सारे फिगर आएंगे, तो इसमें हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है सेम पॉलीगन के जैसा ही है। पॉलीगन में जो कंडीशन अप्लाई होता था वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो यही चीजें, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? तो इसके लिए भी दो कंडीशन, अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, और दूसरा कंडीशन है दो देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन। उनका कोरस्पोंडिंग साइड जो का रेशियो आना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो भी सिमिलर है। जब तक दोनों कंडीशन फुलफिल ना हो तब तक हम सिमिलर ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। तो ये हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल का सिमिलरिटी के बारे में। अभी हम लोग एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जो ट्रायंगल से ही रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को हम डिटेल्स में एक और वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। इस थ्योरम को हम यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये थेल्स थ्योरम है। थेल्स जो थे एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे पड़ा है इस थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बीपीटी। तो ये थ्योरम जो है, थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या कह रहा है कि ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट कह रहा है ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर कोई सा भी एक ट्रायंगल में कोई एक साइड के पैरेलल, सपोज करो इसका बेस जैसे एबीसी हुआ, तो इसका बेस के पैरेलल कोई एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए तो ये बाकी दोनों साइड को कहीं कहीं पे कट करेगा। तो मान लेते हैं कि ये दोनों को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है जो। तो यही थ्योरम कहता है, थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर एक ट्रायंगल में यहाँ पे डी जो है पैरेलल है बीसी के, एक साइड बीसी के पैरेलल डी डी ड्रॉ किए हैं, तो ए बी को ए लाइन डी पे कट कर रहा है और एसी को ई पे। तो वही कह रहा है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू साइड ए बी और ए सी इसको अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड कौन सा? मतलब जिसके पैरेलल लाइन खींचा गया उसको छोड़ करके बाकी जो दो साइड बचा, मतलब ए बी और ए सी, ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो सेम रेशियो कहने का मतलब ये जो लाइन खींचे हैं तो कौन सा रेशियो बना है? एक साइड का ए डी बाई डी बी बना है और दूसरे साइड का ए ई बाई ए सी बना है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है कि कोई सा भी ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड के पैरेलल तीसरा लाइन खींचा जाए और जो बाकी दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो इंटरसेक्ट करने के बाद जो साइड डिवाइड होगा उसका रेशियो सेम होगा। ये स्टेटमेंट कह रहा है। इस थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। इसको थ्योरम कह रहा है तो थ्योरम को प्रूव करेंगे। प्रूफ के लिए हम वही फिगर है एबीसी, एक फिगर है डी पैरेलल है बीसी के, और ए बी को डी पे कट कर रहा है, एसी को ई पे कट कर रहा है। तो ये प्रूफ में we are given a triangle ABC in which a line parallel to side BC intersect two other side AB and AC at D and E respectively. We need to prove that जो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है उसके बाद जो साइड का रेशियो हुआ, तो इधर वाले साइड का एक साइड का रेशियो ए डी बाई डी बी हो गया, दूसरे साइड का रेशियो ए ई बाई ई सी हो गया। तो अब हमको प्रूव करना है कि जो ये रेशियो आया वो सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब इक्वल होना चाहिए। तो इसी चीज को प्रूव करना है।
इस चीज को हम प्रूव करेंगे ट्रायंगल का एरिया के बेसिस पे। तो ट्रायंगल का एरिया, तो हमको एक एडी लाना है, तो एडी तो हम देख रहे हैं, एडी ट्रायंगल ले लेंगे तो एडी आ जाएगा। दूसरा हमको डीबी लाना है, तो डीबी के लिए हम डीबी जो लाने के लिए इसको हम लोग डीबी से एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये तो ट्रायंगल था नहीं, जैसे ये फिगर पहले तो इस तरह से था, तो कंस्ट्रक्शन के बाद है ए डी ई बी सी। तो देखो एडी तो मिल गया ऊपर वाले ट्रायंगल से, हम सारा में ट्रायंगल का एरिया का यूज कर रहे हैं, तो ट्रायंगल तो बनना चाहिए, लेकिन डीबी से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो डीबी से सपोज करो कि डी से सी को मिला दे तो एक डीबी ट्रायंगल बन जाएगा, एक साइड आ जाएगा डीबीसी। उसी तरह से ए एडी में आ रहा है लेकिन ईसी नहीं आ रहा है, तो ईसी को बनाने के लिए हम लोग बी से ई को ज्वाइन कर देंगे। तो वही कंस्ट्रक्शन किए हैं कि लेटेस्ट ज्वाइन डी एंड सी डी, बी और सी डी को ज्वाइन किए हैं एंड देन ड्रॉ डीएम, डी से एसी पे परपेंडिकुलर डाले हैं जो है डीएम, और एंड ईएन परपेंडिकुलर टू ए बी, ईएन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हम ये परपेंडिकुलर क्यों डाले हैं, तो परपेंडिकुलर डालने का मतलब ज्वाइन करने का तो मतलब बता दिए कि ट्रायंगल हमको बनाना है। परपेंडिकुलर डाले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसको थ्योरम को प्रूव करेंगे एरिया का। तो कोई सा भी ट्रायंगल का अगर एबीसी है, सपोज करो इसका एरिया हम कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई सा भी ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखो सपोज करो बेस कौन सा लेते हैं, तो ये जो नीचे जिस तरह से देखते हैं तो ये बेस है, इसको बेस किसी को भी हम ले सकते हैं, लेकिन अगर बीसी को बेस लिए हैं तो जो हाइट होता है, अब एबीसी में ट्रायंगल में एबीसी में 3 वर्टेक्स है ए बी और सी, तो बीसी को अगर बेस ले लिए हैं तो वर्टेक्स ए बच गया है। तो जो हाइट होता है हमेशा जिस साइड को हम लोग बेस मानते हैं उससे बाकी जो वर्टेक्स बच जाता है उस साइड पे जो उस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वाला हाइट होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बीसी, देखो साइड बीसी लिए हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करो यहाँ पे एम, तो ये हाइट हो गया एम। तो हम इसमें देख रहे हैं कि कोई सा भी ट्रायंगल में सपोज करो जैसे ए सी लेते हैं, हाफ इंटू बेस को अगर एसी लेते तो अब कौन सा वर्टेक्स बच गया, बी बच गया। तो जो हाइट होगा हमेशा बी से परपेंडिकुलर होना चाहिए एसी पे। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि अगर हम यहाँ पे एडी ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो एडी को अगर बेस लेंगे तो हाइट हमेशा ई से जाना चाहिए, क्योंकि एडी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स ए डी और ई। तो जब एडी को बेस लेंगे तो ई से परपेंडिकुलर जाना चाहिए, इसलिए हम ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ईएन परपेंडिकुलर टू ए बी। और ए बी एडी का ही मतलब एडी जो है ए बी का ही पार्ट है। और एक चीज और बता रहे हैं कि कोई सा भी पॉइंट से सपोज करो कि जैसे एक ये स्ट्रेट कर्व, मतलब कि ये तिरछा लाइन लेते हैं, यहाँ से कोई सा भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे ओनली वन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे सपोज करो इसका ये परपेंडिकुलर हुआ, कोई सा भी पॉइंट से एक ही एंगल 90 डिग्री बनेगा, बाकी जितना भी एंगल बनेगा सब थोड़ा ना थोड़ा 91 92 ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको वही चीज देख रहे हैं कि कोई सा भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। और एक परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो कंपास और पेंसिल का यूज करेंगे। कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और इस लाइन पे पेंसिल से आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर कंपास को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल से यहाँ पे कट बनाएंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। कंपास को दूसरी साइड रखेंगे और यहाँ से कट बनाएंगे, यहाँ से कट बनाएंगे। फिर ये दोनों जो कट होगा ये पॉइंट से होते हुए जाएगा और यही परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया इस लाइन पे, इस पॉइंट से। तो यही चीज हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि से हम केवल एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं जो ईएन होगा, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए वो ईएन होगा। तो ईएन परपेंडिकुलर टू ए बी, उसी तरह डी पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर होगा एसी पे, जो जो कौन सा हो रहा है, डीएम हो रहा है। तो अब हम इतना कंस्ट्रक्शन कर लिए, अब एरिया का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको एडी लाना है, तो एडी लाने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल एडी। अब यहां से देखेंगे
यहाँ से हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, कोई सा भी ट्रायंगल का एरिया का जनरल फॉर्मूला जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर एडीई में अगर एडी को हम बेस माने, क्योंकि लाना है हमको एडी, तो एडी को अगर बेस माने तो बच कौन सा वर्टेक्स गया ई, और ई से परपेंडिकुलर एडी पे क्या है तो एन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बराबर लिख सकते हैं हाफ इंटू एडी इंटू एन। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को शॉर्ट में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए आर और ब्रैकेट में एडी, तो इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। वही चीज लिखा हुआ हाफ इंटू एडी इंटू एन। और देखो अगर ट्रायंगल में एडी को बेस लिए हैं तो एन आ रहा है, और अगर ए को बेस लेंगे तो डी से भी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए हैं और बच गया उससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ है। तो हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को हम लिख सकते हैं जो आगे हम लिखे हैं हाफ इंटू एई इंटू डीएम। दूसरे साइड को अगर हम बेस ले लिए तो बाकी जो वर्टेक्स अलग से बच गया, बाकी जो अलग से वर्टेक्स बचा वही परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे अब एडी पता चल गया, ए पता चल गया, ये दोनों तो एक ही ट्रायंगल से पता चल गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एक में एडी को बेस लिया है एक में एई को बेस लिया है। तो एडी को बेस लिया है तो ई से परपेंडिकुलर ईएन हो गया, और एई को बेस लिया है तो डी से परपेंडिकुलर डीएम हो गया। अब हमको एडी एई पता चल गया, डीबी पता करना है तो डीबी के लिए एरिया का यूज कर रहे हैं, तो इसी ट्रायंगल का एरिया। अब डीबी से कौन सा एरिया बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एरिया डीबीई। देखो तो डी, इसको अगर इस तरह से मिला दे तो डीबीई। तो अब हम एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का भी उसी तरह से होगा, हाफ इंटू डीबी को अगर बेस ले रहे हैं तो बच कौन सा गया वर्टेक्स ई बचा, और ई से परपेंडिकुलर हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं ई एन। तो हम हमेशा बताएं कि एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर एक लाइन पे होता है। तो एडी जो था ए बी का ही पार्ट था, तो ये पूरा लाइन को डीबी को सपोज करो इस तरह से ट्रायंगल बना है, इस तरह से ट्रायंगल बना है, तो जो ये वर्टेक्स बच गया यहाँ से जो परपेंडिकुलर यहाँ पे जा रहा है, तो हम कोई सा भी लाइन को आगे और पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई से एक ही परपेंडिकुलर था, इसलिए हम हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन लिए हैं। तो डीबी मिल गया, एडी मिल गया, ए मिल गया, अब बच गया ईसी। ईसी के लिए फिर हम ट्रायंगल लेंगे डीईसी। डीईसी क्यों, क्योंकि ईसी बेस हो जाएगा और बच कौन सा साइड जाएगा डी, परपेंडिकुलर तो एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए हैं तो डी से परपेंडिकुलर डीएम मालूम हो जाएगा, इसलिए हम डीईसी लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी बराबर हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। अब यहाँ से चार ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हमको एडी बाई डीबी लाना है, तो एडी किस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई में है, और डीबी एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई में है। तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू हो जाएगा हाफ एडी इंटू एन हाफ डीबी इंटू ईएन। यहाँ से देखो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ईएन ईएन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एडी बाई डीबी। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ए एक साइड का आ गया एडी बाई डीबी, दूसरे साइड का लाना है एई बाई ईसी, तो एई किस में आएगा तो एडीई बाई डीईसी में। तो इसी तरह से करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी बराबर हाफ इंटू एई इंटू डीएम बाई हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। तो यहाँ से भी हाफ कैंसिल हो गया, डीएम कैंसिल हो गया, तो ए बाई ईसी बचा है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला इक्वल है, यहाँ पे भी ऊपर वाला न्यूमरेटर इक्वल है, ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 में। अगर हम किसी तरह से ये वाला एरिया, एरिया ऑफ बी डी और ये वाला एरिया, ये दोनों बराबर हो जाए तो हम इधर वाला साइड को भी इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि अगर एलएचएस इक्वल हुआ तो आरएचएस भी इक्वल होगा। अब देखो कौन सा ट्रायंगल है, तो बीडीई और डीईसी। ट्रायंगल बीडीई और डीईसी कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है बीसी डी। अब बीडीई कौन सा ट्रायंगल है, तो ये हो गया बीडीई और ये हो गया डीईसी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है बीडीई, ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच बना है, डी और बीसी के बीच। उसी तरह से डीईसी, डीईसी ट्रायंगल जो है ये भी डी और बीसी के बीच सेम पैरेलल लाइन के बीच बना है। तो यहाँ पे एक चीज हम जानते हैं कि नोट दैट ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल डीईसी
आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। सेम बेस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, जैसे कोई सा भी दो पैरेलल लाइन है तो हम एक चीज जानते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो इसके बीच में अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे बेस को सेम लेते हुए, तो जैसे ये ट्रायंगल बन गया, ए बी सी बन गया, बेस तो सेम ही रहेगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो ये डिस्टेंस होगा, मतलब हाफ इंटू बी सी इंटू डी। अब देखो बेस सेम लेना है और ट्रायंगल को हम दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज करो ये इस तरह से बना, तो इसका भी जो हाइट होगा, अगर बेस सेम है, फिर से बेस हम ले रहे हैं, तो बाकी कौन सा वर्टेक्स बच गया, ए से डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस हमेशा ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का ही डिस्टेंस रहेगा। मतलब कि अगर बेस सेम रहेगा और दो पैरेलल लाइन के बीच बनेगा ट्रायंगल, तो हाइट हमेशा सेम आएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है। तो जब बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है और हाफ तो कांस्टेंट है, तो इसीलिए अगर सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच ट्रायंगल बनता है तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। अब देखो यहाँ पे डिफरेंसेस बस यही आ रहा था, ये तो ऊपर वाला मैच ही कर रहा था। अब क्या हो गया कि एरिया ऑफ बी डी और एरिया ऑफ डीईसी दोनों इक्वल हो गया। कहने का मतलब दोनों इक्वेशन का 1 2 का दोनों पार्ट, सॉरी दोनों इक्वेशन 1 और 2 का एलएचएस इक्वल है, तो एलएचएस इक्वल हो जाएगा, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 we have AD by DB equal to AE by EC। और यही चीज हमको प्रूव करना था कि कोई सा भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन खींचते हैं जो बाकी दोनों साइड को दो अलग पॉइंट पे कट करता है, तो दोनों जो डिवाइड हुआ है उसका रेशियो हमेशा सेम होगा। डेट मीन्स AD by DB इक्वल टू AE by EC। ये था थेल्स थ्योरम, या इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में बीपीटी। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं जो पूरा थेल्स थ्योरम पे ही है, उसको आप लोग अगर नहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो वहां पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसके आगे चलते हैं, तो थेल्स थ्योरम कवर हो गया। अब हम इसका कन्वर्स देखेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और देखो एक चीज और, यहाँ पे एक रेशियो में डिवाइड, सेम रेशियो में, इसीलिए इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शन, मतलब सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, या शॉर्ट में हम लोग बीपीटी भी लिखते हैं। अब इसका कन्वर्स को कवर कर लेते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, देखो उसमें क्या था कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगा। कन्वर्स क्या होगा कि अगर दोनों साइड का रेशियो सेम है तो जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो पैरेलल है। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, वही चीज हुआ कि कोई सा भी लाइन अगर एक ट्रायंगल में कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जो लाइन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है जो लाइन, वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या प्रूव करना है कि डी पैरेलल टू बीसी। तो टू प्रूव जो है डी पैरेलल टू बीसी करना है। अब थ्योरम है तो इसको प्रूव करना ही है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम दिस थ्योरम कैन बी प्रूव बाय टेकिंग ए लाइन डी सच दैट एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। देखो यहाँ पे एडी बाई डीबी इक्वल टू, ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट ही है कि दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा, मतलब AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये तो गिवन ही हो गया। एंड एज्यूमिंग दैट D इज नॉट पैरेलल टू BC, देखो प्रूव करना है कि D BC के पैरेलल है, तो हम एज्यूम क्या कर लिए हैं कि सपोज करो कि ये पैरेलल ही नहीं है। पैरेलल नहीं है तो कोई और सा लाइन भी D से E डैश, इसके लिए हम एज्यूम किए हैं कि D जो लाइन जा रहा है पैरेलल नहीं है, तो हम क्या किए हैं कि एक दूसरा लाइन जो इसके पैरेलल है वही कंस्ट्रक्ट कर दी है। तो कंस्ट्रक्शन में है इफ डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी ड्रॉ ए लाइन डी डैश। अब हम क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं कि डी डैश पैरेलल टू बीसी। डी तो प्रूव करना है कि डी पैरेलल टू बीसी है, लेकिन हम माने हैं कि डी पैरेलल नहीं है, डी डैश पैरेलल है बीसी के। तो जब ये मान लिए है पैरेलल है, तो इसका मतलब हो जाएगा एडी बाई डीबी इक्वल टू एई डैश बाई ई डैश सी। यहाँ से हो जाएगा AD बाई DB इक्वल टू AE डैश बाई E डैश सी।
तो यहां से देखते हैं कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC दिया हुआ था। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC ये गिवन था। तो यहां से देखो तो AD बाई DB इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C, इसको अगर 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो यहां से देख रहे हैं कि दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा। तो AE बाई EC इक्वल टू हो जाएगा AE डैश बाई E डैश C के। अब हम क्या करेंगे, एड 1 ऑन बोथ साइड, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3। अब दोनों साइड में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो AE बाई EC प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा AE डैश बाई E डैश C प्लस 1। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा AE प्लस EC बाई EC और इधर आ जाएगा AE डैश प्लस E डैश C बाई E डैश C। अब यहां से क्या आ रहा है, AE प्लस EC करेंगे तो AE प्लस EC, देखो तो AE प्लस EC ये भी देगा EC AC और AE डैश प्लस E डैश C ये भी AC देगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AC बाई EC इक्वल टू AC बाई E डैश C। देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों जो है इक्वल है, तो इसका अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर इक्वल है डेट मीन्स ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, तो न्यूमरेटर अगर इक्वल है तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं EC इक्वल टू E डैश C, लिख सकते हैं कि नहीं। जब इसका न्यूमरेटर इक्वल है, ये दोनों कह रहा है इक्वल है, तो जब न्यूमरेटर इक्वल है तो इसका डिनोमिनेटर भी इक्वल होना चाहिए। तो जब EC इक्वल टू E डैश C होगा डेट मीन्स E एंड E डैश आर सेम पॉइंट, होगा कि नहीं, तभी ना इक्वल है। AC इक्वल टू E डैश C, इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो इसीलिए हो जाएगा। जब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट क्या किए थे कि E और E डैश C दोनों एक ही पॉइंट है, तो हम कंस्ट्रक्ट किए थे कि जो DE डैश पैरेलल है BC के, कंस्ट्रक्शन में किए थे हम, इसको पैरेलल माने थे। तो जब ये दोनों E और D डैश सेम पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब है DE जो पैरेलल होगा BC के ही, इसका कन्वर्स था थ्योरम का, ये प्रूव्ड हो गया। क्या कन्वर्स था कि अगर कोई सा भी ट्रायंगल में एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि जो दो साइड है उसका रेशियो सेम आता है, तो वो लाइन जो होगा तीसरे साइड के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब यहाँ से प्रूव होता है कि DE पैरेलल टू BC। ये हो गया थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब इस पे हम 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं ताकि जब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करें तो आसानी हो। एग्जाम्पल 1 है, इसी पे बेस्ड होगा। एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC। गिवन में क्या दे रहा है कि जो लाइन है वो पैरेलल है BC के, DE पैरेलल टू BC के। और टू प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव करना है कि AD बाई DB इक्वल टू AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC। हम जानते हैं D किसके पैरेलल है, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC में हम देख रहे हैं कि D जो है पैरेलल है BC के। तो जब D पैरेलल है BC के, तीसरे लाइन के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचा जाए तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में बराबर होगा, तो इसीलिए हो जाएगा AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अब AE बाई EC हो गया, क्यों ऐसा हुआ, तो थेल्स थ्योरम से, क्योंकि D पैरेलल था BC के। अब हमको AD बाई, यहाँ पे थेल्स थ्योरम से हो गया। अब हम इसको करेंगे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, मतलब रेशियो को दोनों साइड उल्टा करके DB बाई AD इक्वल टू EC बाई AE। ऐसा क्योंकि यहाँ आगे समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड में DB बाई AD, हमको लाना था AD बाई AB, तो इसलिए AD को हम सेम रखेंगे, AD को हम चेंज नहीं करेंगे, AD और AE तो लाना ही है,
तो इसलिए जो बाकी है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए हम इसको यहाँ पे उल्टा किए हैं, dB बाई AD प्लस 1 इक्वल टू EC बाई AE प्लस 1। देखो इससे आसानी से आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं dB प्लस AD बाई AD इक्वल टू EC प्लस AE बाई AE। अब देखो dB प्लस AD क्या हो जाएगा, यहाँ से फिगर में देख रहे हैं dB प्लस AD, ये पूरा साइड AB हो जाएगा। उसी तरह से EC प्लस AE पूरा साइड AC हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं dB प्लस AD को AB लिख सकते हैं, AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AE। और इसी को फिर से हम उल्टा करके लिखेंगे, दैट इज AD बाई AB इक्वल टू AC बाई AE बाई AC। और यही प्रूव करना था, AE बाई AC ये प्रूव करना था। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रूव होता है, थेल्स थ्योरम का यूज किए और ये क्वेश्चन प्रूव होता है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या करा, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ABCD इज ए ट्रेपिज्म, ABCD इज ए ट्रेपिज्म दिया हुआ है विथ AB पैरेलल टू DC। AB कह रहा है DC के पैरेलल है, ट्रेपिज्म में दो साइड पैरेलल होता है और दो साइड पैरेलल नहीं होता है, तो AB पैरेलल है DC के। E एंड F आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड, दो नॉन पैरेलल साइड कौन सा हो गया, AE और BC। AE पे AD पे E है और BC पे F है, वही कह रहा है कि E एंड F आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC रिस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। अब गिवन क्या क्या है, देखो गिवन में दिया है कि सबसे पहले तो ट्रेपेजियम दिया है, तो ट्रेपेजियम का दो पैरेलल साइड कह रहा है AB पैरेलल टू DC, एंड क्या कह रहा है कि AB जो है पैरेलल टू EF जो है पैरेलल टू AB के, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं EF पैरेलल है AB के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो तो AB पैरेलल है DC के और ये पैरेलल है AB के। कोई सा भी दो लाइन अगर तीसरा लाइन के पैरेलल होता है तो बाकी दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा EF जो है पैरेलल है DC के भी। यहाँ से प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AE बाई BF इक्वल टू ED बाई FC। अब यहाँ पे देख रहे हैं AE बाई EF इक्वल टू ED बाई FC, या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ED को हम यहाँ ले जा सकते हैं। तो जैसे देखो AE बाई ED एक साइड का, ट्रायंगल का एक साइड जैसे होता था वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे बस लिखने का तरीका उलट दिया है, AE बाई BF इक्वल टू ED बाई FC किया है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं AE बाई ED इक्वल टू BF बाई FC ऐसे ही। तो यहाँ से AE बाई ED करने का क्या मतलब हुआ कि हम देख रहे हैं एक ट्रायंगल अगर किसी तरह से बन जाएगा तो ट्रायंगल का एक साइड हो जाएगा और पैरेलल लाइन है ये वाला, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल हम A से C को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन AC एक कंस्ट्रक्शन किए तो अब बन गया है दो ट्रायंगल, एक तो बन गया है ADC और दूसरा ABC। तो यहाँ पे ज्वाइन AC को ज्वाइन किए, तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल ADC में हम क्या देख रहे हैं, सपोज करो कि ये EF को कोई पॉइंट पे काटता है जो G पे काटता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ADC में जो हो जाएगा EG जो होगा पैरेलल टू हो जाएगा DC के। ED पैरेलल DC के क्यों होगा, क्योंकि EF जो है DC के पैरेलल है और EG EF का ही पार्ट है। तो कोई सा भी लाइन का, कोई लाइन दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उसका पार्ट भी आपस में पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देख रहे थे कि ये पैरेलल था DC के और EG जो है EF का पार्ट है, इसलिए EG जो होगा पैरेलल होगा DC के। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हैं EF पैरेलल टू DC के। तो यहाँ से हम देखेंगे कि EG पैरेलल टू DC हो गया, तो थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, AE बाई ED इक्वल टू AG बाई GC। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल CAB। अब CAB इधर से ले लिए, ट्रायंगल A इस तरह से बना हुआ है ये वाला। तो यहाँ से देखो तो EF जो था पैरेलल था AB के, तो GF पैरेलल होगा AB के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं GF जो होगा पैरेलल होगा AB के। क्यों,
क्योंकि जीएफ जो है ईएफ का ही पार्ट है और ईएफ पैरेलल था एबी के। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि तीसरा साइड के पैरेलल ट्रायंगल में सीएबी में देख रहे हैं कि एक लाइन जो है एक साइड के पैरेलल है, तो बाकी दोनों लाइन सेम रेशियो में डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसको इधर से लिखें सीजी बाई या फिर जीसी बाई ए जी इक्वल टू हो जाएगा, जीसी बाई ए जी इक्वल टू हो जाएगा सीएफ बाई बी एफ। अब यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एजी बाई जीसी है तो इसको हम लिख सकते हैं एजी बाई ऑल्सो एजी बाई जीसी इक्वल टू, बस इसी को रिवर्स कर रहे हैं, दोनों साइड रिवर्स। अगर दोनों साइड को रिवर्स करेंगे तो कोई सा भी चेंज नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू आएगा उस पर चेंज नहीं पड़ेगा। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, हम इस तरह से कुछ भी लिखेंगे या चेंज करेंगे जिससे उसका वैल्यू पे फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी एफ बाई सी एफ। अब देखो तो 1 और 2 से इसका देखो तो एक साइड बराबर है, एजी जीसी बराबर है और इसमें भी एजी जीसी है, तो बाकी जो दो साइड होगा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बाकी दो एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड जो होगा ए बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाई सी, ये हो गया। या सीएफ को हम एफसी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देखो इसको इधर लेके चले जाएंगे, बीएफ को नीचे लेके आएंगे, ए बाई, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा था ए बाई बी एफ इक्वल टू ई डी बाई एफ सी। यहाँ से हम देख रहे हैं सीएफ को एफसी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से प्रूव हो गया। और क्वेश्चन में यही प्रूव करने कह रहा था कि ए बाई ई एफ इक्वल टू ए बाई बी एफ इक्वल टू ई डी बाई एफ सी। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या करा कि इन फिगर 6.16 से फिगर दिया हुआ पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर दिया हुआ है, और एंगल पी एस टी ये वाला एंगल फिगर में इंडिकेट किया हुआ है कि पी एस टी जो है इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन होता है टू साइड इक्वल होना चाहिए, और हम जानते हैं एक थ्योरम पढ़े थे जब लाइंस और एंगल्स पढ़ रहे थे कि अगर दो साइड इक्वल होगा तो उसका दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, या फिर इसका रिवर्स भी, अगर अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो सॉरी, अगर दो एंगल कोई सा भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होता है तो उसका अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो देखो ये दोनों इक्वल कह रहा, अगर हम पी क्यू आर को आइसोसेलेस प्रूव करना है तो अगर हम किसी तरह से क्यू वाला एंगल को इस एंगल के इक्वल कर दे तो इसका अपोजिट साइड ये हो जाएगा और क्यू का अपोजिट साइड ये हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा जब ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम किसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो गिवन है पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर। जब देखो साइड ट्रायंगल का जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन तो उसका रेशियो इक्वल है, तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस टी जो है पैरेलल है क्यू आर के, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। ये एस टी जो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, क्योंकि वही कहता था कि अगर दो साइड का रेशियो सेम है तो जो तीसरा साइड बच गया, जो जो लाइन वो दोनों साइड को रेशियो में डिवाइड कर रहा वो दोनों आपस में पैरेलल होगा, तो एस टी पैरेलल हो गया क्यू आर के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस टी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, तो इसीलिए यहाँ पे एंगल और क्या दिया हुआ है, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, सिंस एस टी पैरेलल टू क्यू आर। जब देखो एस टी जो है क्यू आर के पैरेलल है, एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तो अगर हम इसको ट्रांसवर्सल लेंगे, दो लाइन पैरेलल और तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल, तो जो ये कोरस्पोंडिंग एंगल होता है आपस में इक्वल होता है, तो एंगल पी एस टी इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी क्यू आर। क्यों होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल और किसका कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, एस टी पैरेलल टू क्यू आर और विथ ट्रांसवर्सल, ये
ये इक्वल नोट नहीं, इसको हम दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है, वो साइन है विथ ट्रांसवर्सल क्यू। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन जब ये पैरेलल था, ये पैरेलल था, तो ये दोनों लाइन और एसक्यू को, अगर एसक्यू पीक्यू का ही पार्ट है तो पीक्यू को अगर ट्रांसवर्सल माने हैं तो ये वाला एंगल के बराबर होगा। और हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंगल पी एच टी इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो इसको इक्वेशन 1 2 मान लेते, तो देखो दोनों का एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी आर क्यू। दैट मीन्स दैट इज अब पी क्यू का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? क्यू का अपोजिट साइड सॉरी पी आर हो जाएगा, दैट इज पी आर इक्वल टू, और आर का अपोजिट साइड पी क्यू हो जाएगा, दैट इज पी आर इक्वल टू पी क्यू। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल हमेशा इक्वल होता है, तो इसीलिए दो साइड जो ये दोनों एंगल का अपोजिट साइड पी आर और पी क्यू आपस में पैरेलल हो गया। और पी आर पी क्यू किसका पार्ट है? तो ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो पी क्यू आर का दो साइड इक्वल हो रहा है, इसका मतलब है दैट मीन्स ट्रायंगल पी क्यू आर दो साइड इक्वल हो रहा है, तो पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज होगा इसका 6.2 उसको कवर करेंगे, तब तक आप लोग इसको बना लीजिएगा।